नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। अतीक अहमद के मर्डर के बाद अब पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम, जो कि उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिसे बताया जा रहा है कि बम बाज गुड्डू मुस्लिम, इनकी तलाश में जुटी हुई है। और अभी भी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह पुलिस के जवान ही जवान अलग अलग जगहों पर छापे मार रहे हैं शाइस्ता की तलाश में, गुड्डू मुस्लिम की तलाश में। इसके अलावा जेल में बंद अतीक के बेटे या फिर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की आशंकाएं, जिनमें वो ये कह रहे हैं कि उनके भाई मुश्ताक अंसारी का भी एनकाउंटर हो जाएगा, वो ये आशंकाएं जता रहे हैं। ये तमाम खबरें इस वक्त अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। इन सब के बीच जब यूपी तक ने अलग अलग इलाकों में जाकर, खासतौर पर प्रयागराज और पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों में जाकर तमाम लोगों से बातचीत की, तो हमारे सामने अलग अलग तरह के रिएक्शन लोगों के आए। कई मुस्लिम बस्तियों में, खासतौर पर वो जहां अतीक का प्रभाव है या अतीक जहां रहता था, अतीक का परिवार, वहां पर मुस्लिम बस्तियों में हमें नाराजगी भी देखने को मिली इस मर्डर को लेकर। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आने वाले दिनों के जो निकाय चुनाव हैं, और निकाय चुनावों से भी एक इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो आजम खान के इलाके रामपुर की एक विधानसभा सीट स्वार, जहां पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के हटने की वजह से, सजा होने की वजह से वो सीट खाली हुई और वहां उपचुनाव हो रहा है। मुस्लिम बाहुल्य सीट है। बीजेपी या कहें एनडीए, बीजेपी का साथी अपना दल, ये इस बार पार्टी के लोग बीजेपी के कह रहे थे कि हमने पहले रामपुर लोकसभा सीट जीती, रामपुर विधानसभा सीट जीती, अब हम स्वार विधानसभा भी जीत लेंगे और आजम खान के राजनीतिक अस्तित्व को ही एक तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर के बाद मुस्लिम समाज में जिस तरह का रिएक्शन है, उसके चक्कर में क्या स्वार सीट पर बीजेपी या बीजेपी का गठबंधन साथी अपना दल जो भी लड़ता है वो नुकसान में रहेगा? क्या समाजवादी पार्टी को या कहें कि आजम खान के कैंडिडेट को इसमें फायदा होगा? या फिर इस पूरे घटनाक्रम से पहले, जब हम 2 हफ्ते पहले स्वार सीट पर जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, तो वहां के लोग चाहते थे कि यहां का स्थानीय कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। उन्हें आजम खान से या फिर बीजेपी अपना दल से ज्यादा उनका यह कहना था कि स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। तो ऐसी बदली हुई सूरत में अतीक के मर्डर के बाद क्या वहां पर आजम खान का उम्मीदवार, बीजेपी या अपना दल जो भी उतारता है उनका उम्मीदवार, या फिर कोई स्थानीय उम्मीदवार, कौन इस वक्त फायदे में रहेगा? किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा? हम इसका आकलन करने की कोशिश करेंगे अतीक मर्डर के बाद जो स्थितियां बनी हैं उनके तहत। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ में हमारे एडिटर कुमार अभिषेक, अभी साथ ही मौजूद हैं उस्मान सिद्दीकी साहब, जो कि पत्रकार हैं, समाजवादी पार्टी पर अच्छी पकड़ रखते हैं और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को बारीक नज़र से देखते हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे ये मुस्लिम पॉलिटिक्स अतीक अहमद के मर्डर के बाद की। और इसके अलावा हमारे साथ सीधे रामपुर से भी जुड़ेंगे तमकीन फयाज साहब, जो कि बहुत पिछले कई 3 दशकों से रामपुर की सियासत पर, आजम खान की सियासत पर नज़र रखे हुए हैं और वहाँ के हालात को हमें ग्राउंड से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कुमार आपके पास आऊँगा। आप चूंकि असद के एनकाउंटर, अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद से ही प्रयागराज के इलाके में थे, उन्हीं इलाकों में थे, और फिर उसके 2 दिन के बाद अतीक का भी मर्डर हो गया, यानी इस पूरे घटनाक्रम को आपने ग्राउंड से कवर किया। मैं पहले ये आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई असद के एनकाउंटर और अतीक अहमद के सरे बाजार, बीच बाजार मर्डर के बाद मुस्लिम समुदाय में कोई नाराजगी है जो कि वोट की शक्ल में सामने आ सकती है? बेशक वो एक पॉलिटिशियन, ऐसे पॉलिटिशियन थे, ऐसे सियासतदान थे जिनका आपराधिक इतिहास था, माफिया टर्न पॉलिटिशियन कहते हैं। लेकिन इस एक घटना ने बहुत कुछ बदल दिया है, और बहुत कुछ जो बदला है उसमें ये भी बदल दिया है कि अब जो अतीक है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों की सहानुभूति इतनी ज्यादा पा रहे हैं इसके बाद, कि अब वो एक
मुस्लिम आइकॉन की तरह बनते जा रहे हैं। मुस्लिम आइकॉन के कहने का मतलब मेरा यह है कि अभी दो चुनाव होने, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। आ, जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, पुलिस अभिरक्षा में जिस तरीके से तीन शूटर आते हैं और उनको धड़ाधड़ गोलियां मारते हैं और उनकी मौत हो जाती है, और ये सब कुछ बिल्कुल कैमरे के सामने होता है और कुछ ही मिनटों में ये देश दुनिया में वायरल हो जाता है। तो इसका जो एक कह सकते हैं विजुअल इम्पैक्ट है, वो इतना ज्यादा हो गया कि लोगों के दिलों के भीतर, लोगों के दिमाग में ये घर कर गया है। और लोगों के दिमाग में घर करने की वजह से अब माफिया टर्न पॉलिटिशियन, जिसे हम अतीक अहमद कह रहे हैं, अतीक अहमद अब कहीं ना कहीं एक आइकॉन, पॉलिटिकल आइकॉन के तौर पर अपने लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में जो कि अतीक अहमद से जुड़े हैं, मुस्लिम समुदाय के बीच में, वो उनकी छवि कुछ और होती जा रही है, जो हम वहां पर महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं वो बात सही है, लेकिन हमने जब लोगों से बात की, लोगों का गुस्सा देखा और लोगों के मन को पढ़ने की कोशिश की, तो ये समझ में आ रहा है कि लोग इससे खुश नहीं है। और उनके मुताबिक ये चीजें बड़ी ही मतलब केयरफुली क्राफ्टेड ये पूरा का पूरा एपिसोड है, ये लोगों का मानना है। तो इसका असर सियासी तौर पर भी पड़ेगा और कुछ कुछ वीडियोज आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का कोई पार्षद उम्मीदवार है जो उन्हें भारत रत्न की मांग कर रहा है, कोई उनके लिए शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहा है, जाकर के उनके कब्र पर तिरंगे चढ़ा रहा है। तो ये सब चुनाव की स्थिति को देखते हुए कि अब अतीक के बदले में अतीक के नाम पर वोट मिल जाएंगे, ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। आने वाले वक्त में भी अब अतीक, जिसे बिल्कुल माफिया और आपराधिक सियासतदान कहा जाता रहा, अब आप आने वाले वक्त में बड़े बड़े पोस्टर, कटआउट्स मंचों पर देखेंगे, अतीक के नाम से चर्चा दिखाई देगी। मुझे ये दिखाई दे रहा है, और मुझे ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एक वर्ग में गुस्सा है। हाँ, पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को होता है, कितना होता है या फिर बीजेपी को नुकसान होता है, ये तो कहना भी मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल दो भागों में बंटता हुआ ये समाज दिखाई दे रहा है। और सर पे चुनाव है, उपचुनाव भी है, निकाय चुनाव भी है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो बीजेपी को भी धीरे धीरे पसंद कर रहे थे, बेशक वोट दे न दे, बीजेपी का भी एक प्रभाव वर्ग बढ़ रहा था, वो पूरी तरीके से साइलेंट दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि रामपुर चुनाव में जीत के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट करने की सोच भी रहा था, या उसके साथ जुड़ने की सोच रहा था, या बातें कर रहा था। लेकिन इस घटना ने बहुत कुछ बदला है, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी की ठीक है, अपनी जो उनकी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, वो हो सकता है कि वो मजबूत और हो जाए, हो सकता है कि ध्रुवीकरण और हो जाए, लेकिन इस एक घटना ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है सियासी तौर पर। और वो लोगों के जहन को, लोगों के सोच को, विचारों को, मुझे लगता है अभी इसने बांट दिया है, और इसे भरते भरते अभी काफी वक्त लग जाएंगे। और ये जो असर है, ये आने वाले तुरंत जो चुनाव होने वाले हैं उसमें साफ साफ दिखाई देने वाला है, और कई मायनों में दिखाई देने वाला है। हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। धीरज। बिल्कुल। उस्मान सिद्दीकी साहब, जिस तरह से पहले असद का एनकाउंटर हुआ और अखिलेश स्टैंड लिया, फेक एनकाउंटर है, और उसके बाद अतीक अहमद का मर्डर हो जाता है बीच सड़क बीच बाजार। और तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह का स्टैंड अखिलेश यादव ने लिया, उनकी पार्टी ने लिया, हम स्वार की सीट पर बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं तमकीन फयाज साहब भी, लेकिन पहले मैं आपसे एक ओवरऑल समझना चाहता हूं कि अगर निकाय चुनावों की ही बात कर लें तो क्या इसका जो मुसलमान 2022 में एकजुट होकर अखिलेश को वोट दिया, जिसने फिर मायावती पिछले कुछ महीनों से ये कोशिश कर रही हैं कि अखिलेश की लगातार हार का हवाला देकर वो मुस्लिम वोट को अपनी तरफ ला सकें, तो क्या असद के एनकाउंटर और अतीक और उसके भाई के मर्डर ने एक बार फिर उस पर अखिलेश के रुख ने क्या एक बार फिर मुस्लिम समुदाय में ये छवि बनाई है कि भाई मुसलमानों का सबसे बड़ा खैर ख्वाह तो अखिलेश यादव ही है विपक्ष में? जी नीरज जी, मैं इस बात में कुमार अभिषेक सर की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने कहा कि वो माफिया टर्न पॉलिटिशियन थे, अतीक और अशरफ दोनों भाई, और जिस तरह की उनकी इमेज थी पूरे प्रदेश भर में नहीं बल्कि देश भर में, और इधर जो पिछले कुछ दिनों से कार्रवाइयां उनके खिलाफ चल रही थी तो वो चर्चा में आए दोबारा।
कुछ लोग जो नई पीढ़ी के थे या पुरानी पीढ़ी के लोग उनको भूले हुए बैठे थे, वो सब चर्चा में आने के बाद उनको भी पता लगा कि कौन है अतीक अहमद, क्या है मामला, सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह की कार्रवाई उनके साथ चल रही थी, लगातार साबरमती जेल से यूपी लाना, उस तरह की खबरें चली, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले कि ये गाड़ी पलटेगी, जो एक स्टैंडर्ड नॉर्म सेट हो गया है जब से गुरुकांड वाला विकास दुबे वाला मामला हुआ था। तो उस तरह की घटनाओं से, उस तरह की सारी जो चीजें हुई, तो अतीक और की चर्चा में जरूर आए थे, लेकिन इस तरह की कोई सिंपैथी वाली बात उनके साथ नहीं थी। लेकिन जब ये असद का एनकाउंटर हुआ 2 दिन पहले, और उसके बाद 15 तारीख की रात को अतीक अहमद और अशरफ के साथ जो घटना हुई, जिस तरह अस्पताल के बाहर उन्हें हत्या करी गई उनके साथ शूटरों ने, तो उससे जाहिर सी बात है जिन लोगों को उनसे सिंपैथी नहीं भी थी, चाहे वो कोई भी समाज रहा हो, मैं खाली मुस्लिम समाज या माइनॉरिटीज की बात नहीं करूंगा, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें या आम आदमी से आप सड़क से लेकर कहीं किसी अच्छी जगह, अच्छी कम्युनिटी में कहीं गेट टुगेदर में बैठकर आप बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के वो लाइव विजुअल आए हैं, तो किसी भी एक इंसान को, नॉर्मल इंसान है हिंदुस्तानी समाज में, किसी भी दिल को वो एक दहलाने वाली दृश्य थे वो। तो आज शाम भी हमारी कहीं चर्चा हो रही थी किसी जगह, उसमें कुछ पत्रकार भी थे, अन्य साथी भी थे, तो उन सब लोगों को कहना था कि वो बड़े विजुअल इस तरह के थे कि उन्होंने इन सभी लोगों के दिलों और दिमाग पर बड़ा असर किया। तो उससे जरूर एक सिंपैथी जाहिर हुई है। पहले भले ही कोई सिंपैथी उनके लिए ना जाहिर हुई हो, लोगों को लगता है कि माफिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी गलत किया होगा, और सरकार इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर रही है या कानून के हालांकि खिलाफ कोई कार्रवाई हालांकि कर उस रहा है। 2 दिन पहले एबीपी न्यूज चैनल ने और सी वोटर ने एक सर्वे किया, उसमें उन्होंने असद के एनकाउंटर और अतीक के मर्डर के बाद लोगों का क्या बीजेपी को फायदा होगा, सीधा उस सर्वे पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, क्या बीजेपी को फायदा होगा। 47% लोग कह रहे थे हाँ बीजेपी को फायदा होगा, और सिर्फ 17% लोग कह रहे थे बीजेपी को नुकसान होगा। जी बिल्कुल, मैं भी नीरज जी इस बात से सहमत हूं। अगर जैसे कुमार अभिषेक सर की बात से मैंने शुरू किया था कि उन्होंने जो कहा कि सिंपैथी वाला मामला वो एक अलग डिफरेंट मामला है, लेकिन सियासी तौर पे अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी को फायदा ज्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार जब केंद्र में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली बार सरकार आई, फिर 17 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, फिर 19 में फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रिपीट हुई भारतीय जनता पार्टी की, जबकि नोटबंदी हुई थी, जीएसटी हुई थी, किसान आंदोलन हुआ था, तमाम तरह के मुद्दे हुए थे, सीएनआरसी हुआ था लगातार बीच में, उसके बाद लगातार सरकार आई। 2022 में एक तरफ यह समाजवादी पार्टी की एक लहर दिखाई दी थी, तमाम तरह के गीत सुनाई दिए गए थे, तमाम तरह के 90 से 95% मुसलमानों ने एक तरफ एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के स्वयं प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान जैसे कद्दावर मंत्री पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और एक माहौल बना था, लेकिन उसके बाद इसका कोई फायदा होता नहीं दिखा। 2022 में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में एक बार फिर अपने आप को साबित करके रिपीट किया था तमाम एंटी इनकम्बेंसी और तमाम मुद्दों के बावजूद, उसी तरह योगी सरकार ने भी रिपीट किया और योगी 2.0 आई। तो उसी तरह मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है, ये एक मार्मिक तौर पर तो इसको लेकर सिंपैथी हो सकती है, वो खाली मुस्लिम समाज की बात नहीं है, वो हमारे समाज में रहने वाला कोई भी आदमी जो कि थोड़ा सेंसिटिव होगा, थोड़ा जज्बाती होगा, उसके अंदर दिल होगा, तो वो दिल, जो दृश्य है वो दिल को दहलाने वाले हैं। किस तरह वो दोनों बात कर रहे थे, कुछ बोलने जा रहे थे, अचानक से एक पिस्टल साइड में आती है, जिस तरह गोली चलाई गई, और मुझे लगता है कि 10 सेकंड के अंदर दोनों भाई जमीन पर थे। तो जिस तरह के वो दृश्य हैं उसको लेकर जरूर लोगों में सिंपैथी जाहिर हुई है, और जो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी लगातार, तो उसको देखते हुए लोगों कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि सरकार उनको उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रही थी, तो इसलिए उनके साथ ये घटना हुई है। हाँ, सियासी तौर पर अगर आप कहेंगे तो सियासी तौर पर इसका फायदा मुझे बीजेपी को ही जाता दिखता है, क्योंकि मुस्लिम समाज या मुस्लिम कम्युनिटी या अन्य जो माइनॉरिटी जिसे कहा जाता है, वो इस समय 2014 के बाद इस रोल में नहीं है, बल्कि लगातार वो एक डर के माहौल में और भय के माहौल में है, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था। ठीक है उस्मान भाई, हम आपसे जुड़ गए हैं रामपुर, चूंकि हम खास तौर पर स्वार उपचुनाव पर फोकस कर रहे हैं हम इस चर्चा में, तो तमकीन साहब हम आपसे समझना चाहते हैं, पिछले एक हफ्ते से तो लगातार अतीक के और अतीक से जुड़ी खबरें ही सुर्खियां बनी हुई हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ हमने इसी कार्यक्रम में स्वार की सीट पर होने वाले नतीजों, संभावित नतीजों के बारे में चर्चाएं की थी, और उस वक्त हम अपना एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन अतीक के मर्डर, या फिर कहें शुरू करें कि अतीक के बेटे के एनकाउंटर और अतीक के मर्डर के बाद क्या मुस्लिम बाहुल स्वार सीट पर लोगों के कुछ विचार बदले हैं? क्या वहां पर आजम खान के कैंडिडेट को कोई फायदा होता हुआ आप देख रहे हैं? स्वार सीट के नतीजों, स्वार सीट पर आप अतीक मर्डर का क्या प्रभाव देख रहे हैं उपचुनाव पर? आप म्यूट पर हैं सर, आप म्यूट पर हैं सर।
शुक्रिया नीरज जी। देखिए, स्वार विधानसभा चूंकि काफी बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स हैं, लगभग 61% मुस्लिम वोटर्स हैं, और ये निश्चित तौर पे एक अलग तरीके की विधानसभा है जहां पर आप देखें कि आज कल यानी आप मान लीजिए कि आखिरी दिन है नामांकन का, लेकिन कोई भी दल अभी अपने पत्ते खोलने में कामयाब नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं किया, और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इस उपचुनाव की घोषणा के साथ एक नई तरीके की कशमकश शुरू हो गई थी। खींचतान वो थी भारतीय जनता पार्टी और उनका जो सहयोगी दल है अपना दल, उनके बीच में। दोनों ही कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के ये चाहते थे कि उनकी पार्टी को सीधे तौर पे टिकट मिले और वो चुनावी मैदान में आए। इसका मतलब उनमें उत्साह था और काफी उम्मीदें उनको थी कि हम चुनाव जीत सकते हैं। इस वक्त ये पोजीशन है कि अंतिम मतलब दिन बचा हुआ है नामांकन का, और कोई भी अभी तक घोषणा नहीं की है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने और ना ही अपना दल ने। बीजेपी के संबंध में जो चर्चा है वो ये है कि शायद ये सीट अपना दल की जिस तरीके से पहले थी उसी को जो है छोड़ने में का निर्णय हुआ है, और अपना दल में भी जो लोग काफी मेहनत से लगे हुए थे, जोड़ तोड़ में लगे थे टिकट पाने की, उसमें यहाँ के जो नवाब परिवार के हैं हमजा मियां, उनका नाम पहले सबसे ऊपर चल रहा था। फिर उसके बाद एक वहां मुद्दा चला कि स्थानीय प्रत्याशी का, तो उसके चलते एक जो वहां के स्थानीय नगर पालिका के चेयरमैन शफीकुर हैं वहां पर, उनको सबसे ज्यादा जो है ये हुआ कि इनको अपना दल का टिकट मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आज की स्थिति यह है कि लगता है कि उन्होंने अपने आपको विड्रॉ सा कर लिया है और एक बार फिर हमजा मियां के चर्चे ज्यादा हैं। तो ये अपने आप में परिस्थितियां बता रही हैं कि इन सारा जो घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद काफी चीजें चेंज हुई हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि इसी चुनाव के साथ साथ स्थानीय निकाय के भी आगे पीछे चुनाव हैं, और उसके अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 जगह पर रामपुर में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसमें सीधे तौर पर जो पालिका अध्यक्ष के पद पर मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाए हैं। जो रामपुर नगर से डॉक्टर तनवीर यहाँ पर हैं, उनकी वाइफ मुसर्रत को टिकट दिया गया है, और केमरी एक यहाँ पर कस्बा है उससे भी मुस्लिम को दिया है। टांडा जो एक बड़ी कस्बा माना जाता है, वहां की नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी महनाज जहां को दिया है टिकट। इसी तरीके से स्वार में भी अपना दल जो कि भाजपा का सहयोगी दल है उसने भी मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाया है। तो 5 जगह पर मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाने का मतलब यह है कि काफी उम्मीदें पार्टी को थी, खासकर जो पिछला उपचुनाव हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने जीता है, और उसके अंदर काफी बड़ी तादाद में ये देखा गया कि मुस्लिमों को भाजपा को वोट देते हुए देखा गया। तो उसके बाद उम्मीदें जागी थी कि मुस्लिम वोट जो है वो मिल सकता है, और मिलने के आसार बन रहे थे। और खासकर जो एक नारा आपने देखा कि पसमानदा मुस्लिमों को लेकर जो एक डिवीजन मुस्लिमों में देखने को मिल रहा था, और वो चीज हल्के हल्के करके भाजपा के फेवर में जा रही थी। लेकिन ये जो घटना हुई और इसमें कहीं ना कहीं अतीक अहमद को भी पसमानदा मुस्लिमों के एक तरीके से उसमें रखते हुए जिस तरीके से चर्चाएं तेज हुई हैं, तो वो जो मेहनत करी थी भारतीय जनता पार्टी ने, और वो अच्छा खासा एक मोमेंटम बन के आया था, उसमें नुकसान मुझे लगता है कि हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और कुल मिला के इन सारे घटनाक्रम से क्या भाजपा को फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो देखिए जब मतदान हो जाएगा, मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो वर्कर है, वो उसको वोट देने वाला है, वो जरूर कुछ उत्साहित है इन सारे घटनाक्रम से जिस तरीके से कड़ियां हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस उत्साह से क्या वोट की गिनती बढ़ेगी? क्योंकि एक वोट आप चाहे एक बार दबाओ या कितनी जोर से दबा दो, गिनती उसकी एक ही होगी।
वो जो वोटर्स थे भारतीय जनता पार्टी के, वो आज भी वोटर्स हैं और वो अपनी जगह पर कितने भी उत्साहित हों, लेकिन तादाद नहीं। हाँ, वो वोटर्स जो कि भाजपा को कभी वोट नहीं देते थे, उनसे ये उम्मीदें जाग रही थी कि शायद इस बार भाजपा की तरफ मुस्लिम आएगा। उस एक अभियान को मुझे लगता है कि कुछ झटका लगा है। जी नीरज जी तमकीन साहब, ये आपने काफी डिटेल में हमें बताया। हम फिर लौट के आपके पास आएंगे नए सवाल के साथ। कुमार सर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले चूंकि हम लोग अपने दर्शकों से सीधा सवाल पूछा है कि क्या ये अतीक अहमद का जो प्रकरण है, इससे स्वार सीट पर बीजेपी को नुकसान होगा? जवाब हाँ या ना में देना है। और इस ये जो पोल है, इसका नतीजा नीरज जी जब कार्यक्रम का समापन करेंगे तो समय ये नतीजा बताएंगे। तो मेरे दर्शकों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पोल में हिस्सा लें और अपने सवाल भी पूछें, ताकि हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे उस पर राय ले सकें। कुमार सर, जैसा हम लोगों ने अभी का माहौल जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके का माहौल है खास करके मुस्लिम समुदाय के बीच में, जैसा स्वार का चुनाव है, स्वार वो सीट है जो कि जिस पर माइनॉरिटी वोट रिकॉर्ड संख्या में, जो पिछली बार उमर अब्दुल्ला वहाँ से चुनाव जीते थे तो भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद वो अपना मत प्रतिशत बढ़ा ले गए थे और उनको ज़बरदस्त वोटिंग वहाँ से हुई थी। हालांकि अब उनके पास संभावनाएं शेष नहीं रह गई हैं, हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। आजम खान ने अब तक, जैसा कि तमकीन साहब कहते हैं, अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वहाँ कैंडिडेट क्या होगा। वो बीमार हैं और इस बीच में समाजवादी पार्टी के नेताओं का उनसे मिलना जारी है, तो वहाँ असमंजस की स्थिति तो है। लेकिन एक अगर हम उसके राजनीतिक एनालिसिस करें अतीक के इस घटनाक्रम का, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ जो मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन है वो समाजवादी पार्टी के लिए फिर से एक बार उसी तरीके से होगा या उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा जैसा 2022 में हुआ था? क्योंकि दो स्थितियां हो गई हैं। एक तो अतीक का प्रकरण हुआ है जिससे एक जो भी कह लीजिए सिंपैथी मुस्लिम समुदाय के बीच में अतीक को लेकर पैदा हो रही है, और दूसरी एक साथ साथ सियासी घटना एक और हुई है कि मायावती एक्टिव मोड में है, बसपा एक्टिव मोड में है, खास करके मुस्लिम वोटों को लेकर। और उसने इस बात को ऐसे साबित किया है कि जब वो निकाय चुनाव में, मेयर चुनाव में उतर रही तो 10 सीट में 6 सीट मुस्लिमों को दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी उतनी संख्या बल मुस्लिमों को देते नजर नहीं आ रही है। तो ये एक दूसरा राजनीतिक फैक्टर है। ऐसे स्थिति में क्या आपको इस बात का भी खतरा लग रहा है कि माइनॉरिटी वोट जो हमेशा इस दोराहे पर फंस जाता है कि वो बीजेपी को कौन हरा रहा है उसके साथ जाए, तो इसमें बिखराव भी आ सकता है? कुमार सर। रमेश, एक तो पहले क्लियर करूं कि मायावती तो ये चुनाव लड़ नहीं रही, विधानसभा का उपचुनाव मायावती लड़ नहीं रही। इसलिए मायावती उस रेस से वहां से बाहर है, बसपा स्वार टांडा सीट से। लेकिन अगर आप देखें तो बिल्कुल 2022 में अपने पोलराइजेशन भी अपने चरम पर था। जो बीजेपी का वोटर था वो एक मुश्त एक साथ खड़ा था और मुस्लिम पोलराइजेशन भी कुछ उसी तरीके का था। तभी शायद हम ये देख पा रहे हैं कि 86, 87, 88% मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट किया था पूरे प्रदेश में, और बीजेपी को जो ओबीसी के साथ साथ जो सवर्ण मतदाता है उन लोगों ने भी जब इसी तरीके से वोट किया हुआ था। तो दोनों वोट बैंक अपनी अपनी जगह पर पुख्ता थे। बीजेपी को मैं थोड़ा नुकसान इसलिए मानता हूं, जो बात तमकीन साहब ने कही कि कुछ वोट जो है वो बीजेपी की तरफ आ सकता था, कुछ वोट जो है वो बीजेपी माहौल बना रही। तो सपा को कितना नुकसान होगा ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन बीजेपी को थोड़ा फायदा इस चुनाव में दिखता, खास करके पसमानदा का जो उसने एक माहौल बनाया था। तो पसमानदा कहां से आती, उसी 87-88% जो वोट थे उसमें से कुछ और आ जाते, तो वो एक बीजेपी को फायदा दिख रहा था। लेकिन जब आपने बात की समाजवादी पार्टी की, तो बसपा बेशक ये चुनाव न लड़ रही हो, लेकिन तमकीन साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे। मुझे जहां तक जानकारी है, बसपा का एक जो कैंडिडेट है वो दूसरी पार्टी से, पीस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा है। साजिद करके एक यंग लड़का है, और वो तुर्क बिरादरी से भी आता है, पसमानदा भी है। तो क्या वहां का वोट बटेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि निश्चित तौर पर आज देर रात होते होते समाजवादी पार्टी भी अपने टिकट का ऐलान कर देगी, और अगर वो पीस पार्टी भी वहां से चुनाव लड़ती है तो ये मुस्लिम वोटों में एक डिवीजन जैसा है। लेकिन
मुस्लिम वोटिंग भी जो है बड़ी टैक्टिकल वोटिंग होती है, वो बेशक अपने वोट को बर्बाद नहीं करेगी, लेकिन अतीक अहमद के इस घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स, खास करके मुस्लिम वर्ग का, जो हालांकि हिंदुओं में भी वो सेंटिमेंट्स है, मैंने कई लोगों को देखा है जो इसे बिल्कुल सही नहीं मानते, सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम सेंटिमेंट्स इसमें बहुत ज्यादा प्रबल है। और वो मुस्लिम सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं पीस पार्टी से अतीक को लेकर के ज्यादा जुड़ता है, चाहे एमआईएम हो चाहे पीस पार्टी हो। ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं तो जो थोड़ा एक्सट्रीम पॉलिटिक्स कर रही हैं, और इस वक्त जो मुस्लिम मनस्थिति है, मानसिकता है, उसने मुस्लिम जनमानस को इस घटना के बाद थोड़ा एक्सट्रीम बनाया है। उन्हें लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय है, और वो बहुत हाशिए पे धकेले जा रहे हैं, इससे ज्यादा उनके खिलाफ क्या होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर हम स्वार के संदर्भ में देखें तो अगर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरती तो तमाम वोट जो बीजेपी की तरफ थोड़े बहुत जाने वाले थे वो भी नहीं जाते, वो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर उसी तादाद में मिलने वाले। लेकिन अब तमकीन साहब इसे बेहतर बताएंगे कि क्या अगर पीस पार्टी भी उतर जाती है मैदान में, पीस पार्टी से अगर वो तुर्की बिरादरी का अगर वो शख्स है, तो क्या वहां का मुस्लिम वोट बटेगा? मुझे लग रहा है कि फिर इसमें हो सकता है कि वोट बट जाए। वोट बटने के बाद भी हो सकता है कि फिर ये लड़ाई थोड़ी अगर ये इस तरीके से खुल करके आता है और वो माहौल बना ले जाते हैं पीस पार्टी वाले, तो फिर ये ट्रायंगुलर हो सकता है। अदरवाइज मुझे फिर भी ये चुनाव अब भी एक तरफा लग रहा है। मुझे ये जो अगर देखा जाए तो अगर अपना दल से भी कोई भी आए, चाहे हमजा आए या कोई और टिकट लेकर के आए, उसे बीजेपी का ही कैंडिडेट माना जाएगा। बीजेपी समर्थित है, बीजेपी का ये है, तो कान इधर से न पकड़ो, घुमा के पकड़ो, ये वाली एक स्थिति बनती है, जो कि मुस्लिम सेंटिमेंट या मुस्लिम जनमानस उसको समझता है। तो खास करके जो मुसलमान बीजेपी की तरफ जा रहे थे वो वहीं रुक गए हैं, खामोश हो गए हैं। वोटिंग पैटर्न अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरा मानना है कि ये स्थिति बन सकती है। अमीश जी कुमार जी, हम आपके सवाल को तमकीन साहब से भी लेंगे। तो जैसे शिव प्रकाश जी हैं जो पूछ रहे हैं कि सर क्या आजम खान के परिवार से कोई लड़ेगा, तो हम तमकीन साहब जब आपके पास आएंगे तो इन सारे सवालों को मिक्स कर कर एक रामपुर के स्वार सीट पर एक क्या परिदृश्य बन रहा है उसको लेंगे। उससे पहले उस्मान सिद्दीकी साहब मैं आपके पास आता हूँ कि जिस तरीके से जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अतीक के प्रकरण के बाद अचानक से सेंटिमेंट बदल गए हैं, नैरेटिव चेंज होने की बात हो रही है, लेकिन हमने देखा कि जो नीरज जी ने भी जिस पर बात की कि 2022 के चुनाव में जितना समर्थन अखिलेश यादव को मुस्लिमों का मिला उतना उनको कभी नहीं मिला था। वो एक तरह से देखा है तो मैक्सिमम वोट शेयर लेकर निकले वो मुस्लिमों का। लेकिन उसके बाद से बसपा ने जो नई सियासत की है और जैसा रामपुर स्वार की सीट पर लोकल माहौल पीस पार्टी के साथ बनता नजर आ रहा है कि वहाँ एक युवा कैंडिडेट आ रहा है और पीस पार्टी की अपनी राजनीति है जो मुस्लिमों के हित की राजनीति का दावा करती है। तो आपको क्या लगता है कि जब मुस्लिमों ने एक बारगी जो फुल सपोर्ट अखिलेश यादव को दिया, लेकिन उसके बावजूद ऐसी भी बातें लोग करते हैं कि अखिलेश जो मुस्लिमों के प्रकरण है उन पर बोल तो रहे हैं लेकिन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके इंटरेस्ट को, मुस्लिमों के इंटरेस्ट को। तो ऐसी स्थिति में क्या आप भी ये देख पा रहे हैं कि ये जो अखिलेश जिस समर्थन का, मुस्लिमों के समर्थन का लेवरेज उठाते थे या कहीं आनंद उनकी पार्टी उठाती थी और एक अच्छा खासा वोट शेयर वो लेकर इस बार विपक्ष में बैठे हुए हैं, विपक्ष के नेता बने हुए हैं, तो क्या आपको इस पर भी कोई खतरा नजर आता है कि अतीक अहमद जैसा प्रकरण अखिलेश यादव की पार्टी को भी बैकफायर कर सकता है, खास करके अगर हम स्वार सीट पर होने वाले उपचुनाव की बात करें तो? जी अमीश भाई, बिल्कुल आपका सवाल जायज है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में जो सियासत पिछले 2 दशक से चल रही है, खास तौर पे मैं कहूंगा बड़ा दुर्भाग्य है कि मुस्लिम समाज की मजबूरी है कि वो जाए तो जाए कहां। जाहिर सी बात है, जब 2012 से 2017 में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और तमाम इस तरह की घटनाएं हुई थी। तब भी मुसलमानों को लगा था कि 2012 में जो सरकार आई
जो बसपा की एक भारी बहुमत की सरकार थी 2007 से 2012 वाली, स्पष्ट बहुमत की, लंबे वक्त के बाद एक स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में देखी जा रही थी, उसको हटाकर तब भी मुसलमान वोट बैंक सबसे ज्यादा दिया गया था 2012 में, और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। लेकिन फिर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, भर्तियों में, मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में, तमाम मामलों में जो चीजें सामने आई 5 साल, उसको लेकर फिर मजबूरी आई। लेकिन कहीं न कहीं 2017 के चुनाव में फिर मुसलमान ने वहीं जाकर वोट दिया, गठबंधन हुआ था कांग्रेस का, भले ही सीटें कम रह गई हों। फिर 2022 का चुनाव आया तो 5 साल में योगी सरकार और पिछला जो 12 साल का एक लगभग टेन्योर केंद्र का मोदी सरकार का हो चुका था, उससे त्रस्त होकर मुसलमान ने खुश होकर वोट नहीं दिया था 2022 में समाजवादी पार्टी को। बहुत से मुसलमान ऐसे थे 2022 के चुनाव में, जब हम चुनाव से पूर्व घूम रहे थे क्षेत्र में, विभिन्न इलाकों में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, तो आम जनता से जहां भी हम मिले, जिस भी जिले में, जिस विधानसभा में मिले, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अखिलेश यादव चुप रहते हैं, और उस समय तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लग रहा था कि वो एसी के कमरे में रहते हैं और एसी से बाहर नहीं निकलते, पर ट्विटर की, सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं। उस समय बहुत सारे मुद्दे हुए थे, सीएनआरसी तक का बड़ा मामला हुआ था बीच में 2019-20 में, कोविड के भी दौरान, और भी कई मामले हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव जी स्पष्ट रूप से एक विपक्ष के नेता के तौर पे, एक मुसलमानों के हितैषी के रूप में उनकी आवाज बनकर मुखर रूप से नहीं बोले थे। इस सब की शिकायतें थी, लेकिन जनता का फिर भी कहना था कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अभी हम अपनी जान बचा लें पहले। मतलब वो अपनी जान को खतरे में महसूस कर रहे थे केंद्र की मोदी सरकार के दौरान और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दौरान। तो 2022 में खुश होकर किसी ने वोट नहीं दिया था, सबने नाराज होकर मजबूरी के तहत वोट दिया। उसके बाद भी सरकार नहीं आई, 90% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया था मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को। उसके बाद बीच में भी लोग कंफ्यूज थे, लोग उम्मीद लगा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कुछ करे, या कांग्रेस की तरफ नजर देख रहे थे। तमाम तरह की खबरें थी कि कांग्रेस की और बसपा का गठबंधन हो जाएगा तो शायद मुस्लिम समाज वहां चला जाएगा। उसी बीच में अखिलेश जी ने भी इस चीज को समझा, क्योंकि मायावती जी भी समझ गई थी, और मायावती जी ने सबसे पहले 2022 के चुनाव के बाद जो आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था, वहां शाह आलम और गुड्डू जमाली को घर वापसी करा के लोकसभा को उम्मीदवार बनाया था, और फिर बाद में सहारनपुर से इमरान मसूद की वापसी की थी। तो पश्चिम से पूरब तक जो ये मायावती ने मुसलमानों नेताओं को जोड़कर पार्टी में दोबारा बड़ी जिम्मेदारियां दी थी, और आने वाले चुनाव में इशारे में कहा था कि बीएसपी मुस्लिम लोगों को चुनाव लड़ने जा रही है और मुस्लिम समाज के मुद्दे उठाने जा रही है, मुस्लिम समुदाय की बातें उठाने जा रही है। उसको देखते कहीं ना कहीं अखिलेश जी को भी समझ में आया कि उनका वोट बैंक खिसक सकता है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसका लाभ ले सकती हैं। तो उसी वजह से अखिलेश जी ने बोलना शुरू किया। उनके बोलने के दौरान ये अतीक अहमद वाला मुद्दा गर्मा गया देश में, और पहले उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ और 2 दिन बाद अतीक अहमद के साथ जो घटना हुई, उनकी हत्या की गई। तो अब कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, फिर भी मैं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके लिए कोई ना बोले, लेकिन ये उनकी मजबूरी, आप कह सकते हैं कि वो मजबूर हैं। वो कहीं ना कहीं भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जो अन्य दल हैं, चाहे वो पीस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी ने गठबंधन में अपना दल को दे दी हो, हैदर अली खान को टिकट, नवाब काजिम अली खान पहले खुद वहां से विधायक रहे कई बार, अब उनके बेटे जो अपना दल से पिछली बार भी जड़े थे वो भी कुछ वोट पाएंगे। बसपा का भी उम्मीदवार पहले था, मैदान छोड़ के चला गया बीच में, कल आखिरी दिन है नामांकन का। कोई भी रहे, जरूर ये बात तो तय है कि वोट बैंक जरूर बढ़ सकता है, लेकिन जो भारी तादाद में वोट पड़ेगा मुझे लगता है अभी भी समाजवादी पार्टी को ही पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी आपके पहले सवाल में जो कुमार अभिषेक जी ने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि सिंपैथी जरूर गेन हुई है, लेकिन सियासी तौर पर तो बहुत ज्यादा लाभ होता नहीं दिखता। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान मजबूर है, अल्पसंख्यक समाज मजबूर है, वो वोट देने के लिए जाएगा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ही। भले ही अभी कैंडिडेट तय नहीं हुआ समाजवादी पार्टी का, वो आजम खान के परिवार में से भी हो सकते हैं। अभी सिद्रा अदीब का भी नाम चल रहा है, हालांकि उनके परिवार में एक विवाद है, वो 2019 से लगातार चला आ रहा है। 2022 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, दोनों सीटों पर उपचुनाव के दौरान रामपुर की सीट पर आजम खान ने अपने करीबी को चुनाव लड़ाया, तब दोनों बार सिद्रा का भी नाम लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार में अब्दुल्ला आजम नहीं चाहते कि सिद्रा राजनीति में आए, तो या तो वो नाम सिद्रा का होगा अगर अब्दुल्ला इस बार शांत रहे। लेकिन अगर अब्दुल्ला ने फिर नहीं चाहा या अब्दुल्ला ने अपने घर में इस बात को तय ना होने दिया, तो शायद कोई और कैंडिडेट होगा। वो मुमताज फूल भी हो सकते हैं, छात्र नेता है वहां पर। तो जो भी कैंडिडेट होगा भारी तादाद में मुस्लिम समाज, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट को वोट देगा। जी तमकीन साहब, ये भी बड़ी रोचक बात है कि सिद्रा अदीब का नाम का जिक्र हर बार होता है, लेकिन टिकट उनको देखिए भाई साहब बता रहे थे कि कैसे वहां पर अब्दुल्ला आजम ही नहीं चाहते हैं कि सिद्रा अदीब को टिकट हो, तो इस पर भी जरा आप प्रकाश डालिएगा। लेकिन कुमार अभिषेक जी ने जो सवाल किया, मैं उस सवाल के साथ अपने दर्शक के भी सवाल को जोड़ता हूं कि क्या अब तो कल भर का ही दिन बचा है,
क्या आजम खान के परिवार से कोई रामपुर स्वार सीट उपचुनाव में उतरने जा रहा है, और अगर जा रहा है तो वो नाम क्या हो, कौन होगा? और दूसरा सवाल ये है सर कि क्या पीस पार्टी जिस तरह से वहाँ राजनीति कर रही है और तुर्क कैंडिडेट को उसने उतारा है, तो क्या वो समाजवादी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को कमजोर कर रहा है और भाजपा के प्रोस्पेक्ट को मजबूत कर रहा है? इररेस्पेक्टिव कि हम लोग अतीक के बारे में बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन के संभावनाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पीस पार्टी का उम्मीदवार उस संभावनाओं को छीण कर रहा है? जी अमीर जी, देखिए, आजम खान के परिवार से कौन खड़ा होगा या कौन नहीं होगा, आपका ये जो सवाल है ये अभी तक भी बिल्कुल साफ नहीं है इसका जवाब। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आजम खान साहब का ये पॉकेट वोट है, पॉकेट टिकट है ये कहना चाहिए। उसमें किसी का कोई अमल दखल है नहीं, यहाँ तक के पार्टी अध्यक्ष जो अखिलेश जी हैं उनसे भी मैं समझता हूँ पूछने की जरूरत उनको है नहीं। तो यही एक ट्रम्प कार्ड उनके पास है कि वो बिल्कुल लास्ट आवर्स तक, और बल्कि मैं ये कहूँ कि एक के बजाय दो कैंडिडेट वो यहाँ से खड़े कर सकते हैं, और जो नॉमिनेशन वापसी का समय होता है तो एक को विड्रॉ कर लेते हैं। पिछली बार भी रामपुर नगर से ऐसा ही हुआ कि उन्होंने अपनी वाइफ को और आसिम राजा को दोनों का नॉमिनेशन किया और लोग देखते रहे कि कौन होगा। आखिर समय तक जो दूसरे दल थे वो इसी के इंतजार में थे कि क्या आजम खान के परिवार का कोई होगा या बाहर का होगा। अगर परिवार का होगा तो हम इस कैंडिडेट को उतारेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम किसी दूसरे को। लेकिन वो आखिर वक्त तक राज नहीं खुल पाया। और ये भी आप समझ लीजिए कि जैसे बहुजन समाज पार्टी है, उनके जो सूत्र हैं, और कासिम साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बात बताई कि काफी वहां पे चर्चा ये है कि अगर आजम खान के परिवार से कोई आदमी आता है चुनाव लड़ने तो वो अपना कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी नहीं उतारने वाली है। तो ये एक दूसरे दलों में भी आजम खान साहब का जो कद है, राजनीतिक कद है, उसकी वजह से कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या दूसरे दल हो, उनको उसका असर कबूल करना पड़ता है। और यही वजह है कि वो बिल्कुल तस्वीर साफ नहीं है कि समाजवादी पार्टी से कौन होगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ये सीट चूंकि अब्दुल्ला आजम खान साहब की थी, उनके बेटे की आजम खान के, और वो सीट जो जिस तरीके से अदालती आदेश के तहत गई है, तो उसकी जगह पे उनके एक बेहद करीबी दोस्त हैं अनवार, जो इस वक्त हालांकि जेल में हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि शायद वो जेल से पर्चा भरें और उनको वहां से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि उनके परिवार में अब कोई और व्यक्ति ऐसा है नहीं जो कि चुनाव लड़े। और जहां तक सिद्रा दीप की बात है, तो देखिए ये वही मसला है जैसे कि अखिलेश यादव जी का और अपर्णा जी का। अगर अपर्णा जी को अखिलेश यादव टिकट दे सकते होते और लड़ा सकते होते तो मैं मान सकता था कि शायद यहाँ से भी अब्दुल्ला आजम खान साहब जो हैं वो तैयार हो जाएं और वो अपनी भाभी को लड़ा दें। लेकिन परिवार की जो खींचतान होती है, कोई ऐसा विवाद नहीं है परिवार में, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां या राजनीतिक रणनीति जो भी कह लें, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार का कोई ऐसा सदस्य लड़ेगा। और ज्यादा संभावना यही है कि कौन लड़ता है, ये सारा फैसला आजम खान कभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल आखिर समय में करेंगे। और यही सारी पूरी रणनीति उसी की वजह से दूसरे दलों ने रोक रखी है। और आप देखें कि अपना दल ने भी अभी तक अपना कैंडिडेट कोई घोषित नहीं किया और ना ही किसी और दल ने किया है। हाँ, पीस पार्टी की जहां तक आप बात कर रहे थे, जो साजिद अली हैं, जो पहले बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेने की काफी कोशिश कर रहे थे, काफी प्रयासरत थे और उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि आजम खान के मुकाबले पर बहुजन समाज पार्टी जो है बैकफुट पे जा रही है और अपना प्रत्याशी भी नहीं लड़ाने के मतलब साहस कर पा रही है, तो उन्होंने अपना दल छोड़ के अपनी पार्टी मतलब बहुजन समाज पार्टी छोड़कर और सीधे तरीके से पीस पार्टी ज्वाइन की। अब पीस पार्टी का यहाँ कोई जनाधार है नहीं, लेकिन सवाल ये होता है कि एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों के बीच में जो सभी दलों ने उठाया, सभी दल के कार्यकर्ताओं ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया, अपना दल ने भी उठाया, और यहाँ तक के
हर दल के लोगों ने ये कहा कि हमें इस बार स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, और स्थानीय प्रत्याशी का जो मुद्दा है वो बेहद गरमाया हुआ है। और उसकी वजह से अगर आप देखें कि जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर आजम खान साहब के परिवार से होता है तो, या कोई और बाहर ही होता है तो, वो वहां की क्षेत्र का ये जो मुद्दा है वो उसके लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी तरफ अपना दल ने जिस तरीके से हमजा मियां का नाम ज्यादा चर्चा में है, तो वो भी स्थानीय मुद्दे पर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जो फायदा होगा वो इस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको हो सकता है, क्योंकि वो वहीं का स्थानीय है। दूसरे वो जो कुमार अभिषेक जी कह रहे थे कि तुर्क बिरादरी के हैं, और 38,000 से ज्यादा तुर्क वहां पर आबादी है, और ये एक बड़ी आबादी है। तो जहां बेस इतना मिल जाता हो उसके बाद में देखिए मोमेंटम बन जाता है चुनाव का। और पिछले चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अब्दुल्ला आजम खान ने 1,26,000 वोट हासिल किए थे, और जो हमजा मियां हैं वो अपना दल से थे, लेकिन 65,000 वोट उनको मिले थे जो बीजेपी के अलायंस से लड़े थे। तो इतना बड़ा फर्क था, लेकिन वो चुनाव जो था वो इस तरीके से था कि ज्यादातर लोगों में ये उम्मीदें थी कि शायद अखिलेश जी की सरकार आने वाली है, और सरकार बनाने के लिए वोट दिया गया था। इस बार ऐसा कुछ है नहीं, ना तो सरकार बनना है ना बिगड़ना है, और ऐसे में वोटर जो है वो उतनी शिद्दत से समाजवादी पार्टी को वोट देगा, इसकी संभावनाएं जो है वो अभी बहुत कम है। तो समाजवादी पार्टी का वोटर तो कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कितना कम होगा और पीस पार्टी कितनी सेंध लगाने में कामयाब हो सकेगी, चाहे वो बिरादरी के आधार पर हो या स्थानीय मुद्दों के आधार पर हो, ये देखना होगा। लेकिन ये निश्चित है कि पीस पार्टी से नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंच सकता है। जी नीरज। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि समाजवादी बाहर से देखें तो ये लग रहा था कि जिसे समाजवादी पार्टी को बदले हुए माहौल में फायदा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्वार सीट से थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुमार अभिषेक, में इसी मुस्लिम पॉलिटिक्स, निकाय चुनावों की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर एक बार आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसा अमीश ने भी अभी कहा था कि मायावती की जब पहले चरण में होने वाली 10 मेयर की सीटों की लिस्ट आई तो उसमें 6 मुस्लिम नाम थे। ये काफी हैरानी की बात थी, क्योंकि इसकी तुलना में जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने शायद 14 मेयर का नाम की घोषणा की है 17 में से, और उसमें से 3 मुस्लिम नेम है। वहां ओबीसी को ज्यादा महत्व दिया गया है समाजवादी पार्टी की लिस्ट में, और बीजेपी में तो मुस्लिम नाम होने की कोई हम उम्मीद रख ही नहीं रहे थे। तो मायावती ने जब इतना बड़ा दांव खेल दिया है, क्योंकि देखिए निकाय चुनावों का परसेप्शन तो मेयर की सीट से ही बनना है, तो मायावती ने जब पहले चरण की 10 सीटों में से 60% मुस्लिम कैंडिडेट अपने उतार दिए हैं, तो वो बात जो अभी तमकीन साहब ने कही कि भाई स्वार सीट पर भी सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, तो मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी को शिद्दत से वोट नहीं देगा, तो निकाय चुनावों में भी बात अलग है ना। निकाय चुनावों में भी कोई शहरों की सरकार कहते हैं इसको, वोटों की तादाद अलग होती है। तो मायावती जो अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही है, या कहें कि वो 2024 और 2027 के लिए इन निकाय चुनावों में अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स की जो एक बुनियाद तैयार कर रही हैं, वो आपको बुनियाद तैयार होती हुई दिख रही है क्या? धीरज, देखिए मुझे लग रहा है मायावती एक बार फिर एक्सपेरिमेंट कर रही है, और ये एक्सपेरिमेंट तो तब पता चलेगा जब इसका रिजल्ट आए। लेकिन इस बार जो एक्सपेरिमेंट वो कर रही है उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा दम है। मैं दम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दलित और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन वो बनाना चाहती है। मुसलमान लगातार समाजवादी पार्टी को वोट करके देखता जा रहा है, लेकिन वो बीजेपी को हरा नहीं पा रहा। मुस्लिम अब ये टैग भी खुद से हटाना चाहता है कि वो हराने के लिए अकेला पड़ी हुई कम्युनिटी है जो हरा रही। लेकिन चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, दलितों का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में मुसलमान इसे सोच सकता है, मेरा मानना, मैं कह रहा हूं सोच सकता है। लेकिन मुस्लिम्स जो एक साइकी है, जो माइंडसेट है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का ऐसा पक्का वोटर हो चुका है जिसे सपा को वोट देने की आदत हो गई है। और पिछले कई चुनाव से वो लगातार
आदतन भी सपा को वोट कर रहा है, वो किसी और को वोट नहीं करता। मायावती पे जो एक शको शुबा उसका रहा है कि मायावती एकदम से एंटी बीजेपी नहीं है, या फिर मायावती के सेकुलर क्रेडेंशियल्स को लेकर, खासकर बीजेपी के साथ जाने को लेकर वो हमेशा संशय में रहता है। लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत लोकल स्तर पर होते हैं, और ये चुनाव के में स्थानीय स्तर पर बहुत सारी चीजें बदलती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इन चुनाव में कि लोकल जो कैंडिडेट है वो बहुत मायने रखता है, और अगर उसके साथ पार्टी का काडर, पार्टी का की विचारधारा मिल जाए तो वो बेहतर हो सकता है। आपने ये कहा कि 60% सीटें मायावती ने दी है, निश्चित तौर पर दे दी, और 14 में अगर अखिलेश ने 3 या 4 दी है तो उसकी तुलना में बहुत कम दिया है। अभी मुस्लिम वर्ग एकदम से सपा को छोड़ करके बसपा को जाएगा, मुझे इसमें संशय लगता है। लेकिन जहां मजबूत बीएसपी के कैंडिडेट हैं और जहां दमदार तरीके से दलित मतदाताओं की उपस्थिति है, वहां पर जो समीकरण है वो गड़बड़ा सकते हैं समाजवादी पार्टी के। वहां पर मायावती कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में दिखाई दे सकती है। लेकिन ये प्रयोग मुझे लगता है कि एकदम से फेल हो जाएगा, मैं इसे ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये प्रयोग मायावती ने सोच समझ कर किया है, और चूंकि ये इस वक्त अगर अतीक अहमद का कांड नहीं हुआ होता तो ये प्रयोग, मुझे लगता है कि इस प्रयोग के फल की चर्चा हम लोग और कर सकते थे कि क्या होगा। इस वक्त फिर मुसलमान कहीं ना कहीं एक तरफा वोटिंग करने की तरफ बढ़ेगा। बावजूद इसके मैं ये कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का ये फॉर्मूला कुछ हद तक दिखाई देगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा सारे जगहों पर वो फॉर्मूला हिट हो जाए मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज का, मुसलमान समाज का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ आज भी है। जो थोड़ा तबका बीजेपी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है अब वो तबका खामोश होता जा रहा है। लेकिन मायावती का ये प्रयोग, मुझे लगता है इस बार हम लोगों को इस पर नजर बना के रखनी ही पड़ेगी, और ये देखना होगा कि 2024 के पहले जो उन्होंने ये प्रयोग किया है, क्या इसमें कोई स्पार्क है, क्या ये आगे मायावती की पॉलिटिक्स को 24 में ले जाता है कि नहीं। हम अभी नहीं कह सकते कि ले ही जा रहा है, हम नहीं कह सकते कि फेल हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी ये क्लिक हो गया, अगर 6 जगहों पे जहां पर मायावती लड़ा रही है वहां पर अगर मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन कुछ जगहों पर भी बन गया और उसका फायदा मायावती को दिख गया, तब समझिए कि 2024 में कुछ न कुछ एक बड़ा खेल कम से कम विपक्षी खेमे में दिखाई देगा। वैसे मेरा मानना है कि ज्यादातर वोट अभी भी सपा के साथ है। बिल्कुल। तमकीन साहब, पिछले कई महीनों से बीजेपी जो है वो एक कर रही है, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री ये खबर आ जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें पसमानदा मुसलमानों में अपना आधार बढ़ाना चाहिए, तो समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी सुर्खी बन जाती है। लेकिन जब भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव होते थे तो इस बीजेपी की इस कोशिश के आड़े वो आंकड़े आ जाते थे कि बीजेपी टिकट तो देती नहीं है, बीजेपी आधार बढ़ाने की बात कर रही है, टिकट तो देती नहीं है, मंत्री तो बनाती नहीं है, या एक दानिश अली को बना दिया तो बना दिया। लेकिन निकाय चुनावों में ये माना जा रहा था कि बीजेपी मेयर पे ना सही लेकिन नगर पालिका परिषद या फिर पंचायत लेवल पर अपनी इस पसमानदा पॉलिटिक्स को प्रैक्टिकली आजमाएगी, टिकट देगी कैंडिडेट्स को। और ये भी सुनने में आ रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान कैंडिडेट जो है वो बीजेपी का टिकट लेकर लड़ना भी चाहते हैं। लेकिन अतीक अहमद के मर्डर के बाद बदले हुए हालात में भी क्या वो हाल है क्या, या फिर वो जो बीजेपी की तरफ एक पसमानदा मुस्लिम समुदाय का एक आकर्षण बढ़ रहा था वो निकाय चुनावों में हमें होता हुआ नहीं दिखेगा? जी नीरज जी, आप ने बहुत अहम मुद्दे की बात की है। ये देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट घोषित किए हैं, मैंने बताया आपको स्थानीय निकाय के 9 सीटों में से 5 सीटें, रामपुर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिमों को दी गई है। और खास बात यह है कि ये सभी काफी प्रयास के बाद टिकट पाने में सफल हुए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आसानी से टिकट पा गया। तो अब लेकिन इसका दूसरा पहलू और है, जो कि ये घटनाक्रम हुआ और अतीक का मर्डर हुआ और जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुए और एक आम जन के ऊपर जिस तरीके से वो वीडियो अनफिल्टर्ड पूरी तरीके से आए और लोगों में एक दहशत का माहौल बना है,
तो उसको काफी बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसे पसंद नहीं किया कि ये हीनियस क्राइम था। एटलीस्ट इसका वीडियो जो है वो इस तरीके से नहीं आता तो शायद इसका इतना असर नहीं होता। अब परिस्थितियां ये है कि मेरी एक बड़े नेता से बात हुई है यहाँ पर, जो वोटों के डिस्ट्रीब्यूशन में काफी हद तक उनका कहना चाहिए अमल दखल था भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने मुझसे कहा कि बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड मैं कह सकता हूँ ये बात के कई लोग मेरे पास ऐसे आए जिनको सभासद स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, जिला मतलब किसी स्थानीय निकाय के पालिका अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, बल्कि सभासद स्तर के बहुत लोग ऐसे थे जो भाजपा का टिकट मांग रहे थे। लेकिन जब उनको टिकट दिया गया तो वो आके बहुत खामोशी से वापस कर गए कि देखिए हम आपके ही लोग हैं, हमें चुनाव लड़ने दीजिए, जीत कर आपके ही पास आ जाएंगे, लेकिन हम माफी चाहते हैं। इन परिस्थितियों में हम भाजपा के सिंबल पे हमें कोई कामयाबी नहीं मिलने की उम्मीद है। तो ये भी एक पहलू है जो कि देखने को मिला है कि जो पसमानदा मुस्लिमों का एक नारा था बड़ी तादाद में, और खाली पसमानदा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही थी, देखिए कि अखिलेश जी से भी काफी निराशा हुई पीछे मुस्लिमों को, और उन्होंने जब ये देखा कि ये भी जो है वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं और खाली ट्वीट की हद तक हैं, या जो बड़े मुद्दे आए हैं उसमें कोई ऐसा पुख्ता या कंक्रीट कोई इनका मुस्लिमों के लिए एक्शन प्लान नहीं है, तो वहां पर अखिलेश से भी नाराजगी हुई। कई मुद्दों पर आजम खान साहब के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव जी से लोगों में नाराजगी हुई। तो ऐसे में ये लोगों को एक प्रवृत्ति हुई कि आखिर बीजेपी को क्यों ना हम सीधे तौर पे वोट करें, और ये कम तादाद में लोगों में थी, लेकिन ये भावना देखने को मिली कि जब बसपा से निराशा हो गई, सपा से निराशा हो गई, कांग्रेस में कुछ दम है नहीं, और फिर जब सभी दलों से निराश हैं तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, और ये तादाद लगातार थोड़े थोड़े करके बढ़ रही थी। लेकिन इस समय ये परिस्थितियां जो मैंने आपको बताई कि सभासद स्तर के कई लोगों ने, जिनको भाजपा का टिकट मिल रहा था, उन्होंने जाके, मैं अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ कि जिनको टिकट मिल रहा था, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हम यहाँ से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ये टिकट आप रख लीजिए, और जीतने के बाद हम फिर आपके पास आ जाएंगे और आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इससे समझा जा सकता है कि भावनाएं जो है कहाँ चल रही है। जी नीरज जी, बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि जो बीजेपी या कहें कि राजनीति के जानकार भी जो ये कह रहे थे कि निकाय चुनावों के जरिए बीजेपी को अपनी पसमानदा पॉलिटिक्स फसल ना सही लेकिन घास उगाने का मौका मिलेगा, वो शायद अतीक अहमद के मर्डर के बाद, माफिया डॉन अतीक अहमद के मर्डर के बाद बीजेपी के इस कोशिश को जो पिछले कई महीनों से चल रही थी झटका लग सकता है। और जैसा हमने दोस्तों यूट्यूब पर आपसे सवाल पूछा था रामपुर की स्वार सीट को लेकर, रामपुर यानी वो इलाका जिस पर पिछले कई सालों से, दशकों से आजम खान का राजनीतिक वर्चस्व रहा है, तो हमारा सवाल सीधा था कि अतीक के चक्कर में, यानी अतीक के मर्डर के बाद स्वार सीट पर बीजेपी को नुकसान होगा, जो उपचुनाव होना है उसमें। हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले 69% लोगों का कहना है कि हाँ बीजेपी को नुकसान होगा, जबकि 31% लोग ये मानते हैं कि नहीं, बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। तो खैर, आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमकीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उस्मान सिद्दीकी थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।